जी हाँ, एक बार फिर सुलगा है बांग्लादेश। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं बांग्लादेश से आ रही, जहां पर ट्रंप समर्थकों पर अत्याचार की खबरें सामने आई हैं। अब आप कहेंगे कि ट्रंप के समर्थक और बांग्लादेश में कैसे, लेकिन ट्रंप की जीत के बाद जश्न मनाने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। बांग्लादेशी पुलिस की ट्रंप समर्थकों पर कार्रवाई सामने आई। कई ट्रंप समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप की जीत का जश्न मनाने से भी रोका गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका का चुनाव पूरे विश्व को प्रभावित करता है, लेकिन ये अजीब सी बात है, ये वही बांग्लादेश की पुलिस है जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में अपने थानों में दुबक कर बैठी रही। ये वही बांग्लादेश की सरकार है जो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकली जब मंदिर जल रहे थे। ये वही बांग्लादेश की सरकार और अधिकारी हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत पर चुपचाप रहे, लेकिन ट्रंप समर्थकों पर जीत मनती दिखी, खुशी मनती दिखी तो गिरफ्तारी शुरू हो गई। बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों पर सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा करने के कुछ ही दिन बाद ट्रंप समर्थकों द्वारा आयोजित जश्न रैली को पुलिस ने ढाका और अन्य शहरों में रोक दिया। ढाका और अन्य शहरों में ट्रंप की जीत का जश्न मनाने के लिए एक समूह एक जगह जमा हुआ, कई समूह जमा हुए। इन समूहों ने ट्रंप को समर्थन देने वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए, जिन पर लिखा था मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश से प्यार है। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन बैनरों को जब्त कर लिया और परेड को रोक दिया। और जो लोग इन परेड के साथ सड़कों पर थे, उनकी क्या हालत हुई वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि इस वक्त मोबाइल कैमरे में रिकॉर्डिंग पुलिस थाने में हो रही है, तो लिहाजा पुलिसिया अत्याचार तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, बाद में ज़रूर हुआ हो, क्योंकि कान पर हाथ रखे शख्स यही दिखाने बताने की कोशिश कर रहा है कि पुलिस ने उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अब दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपको बताएंगी। एक तरफ ट्रंप की जीत का जश्न मनाया गया, बांग्लादेश पुलिस ने वर्दी डाली, बांग्लादेश पुलिस ने अपने हथियार उठाए और अपनी ताकत का सबूत देते हुए मोहम्मद यूनुस सरकार की बांग्लादेश पुलिस ने लोगों को हवालात में गिरफ्तार करके डाल दिया। दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ यूनुस की सेना की बर्बरता देखने को मिली। ये वो हिंदू हैं जो बांग्लादेश में सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके 1971 के बाद इनके सफाई की तरफ बांग्लादेश का कट्टरपंथी समाज लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान सरकार भी इसको हवा देने में लगी हुई है। राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले संजीव जी, आपका रुख करते हुए, बांग्लादेश में हो क्या रहा है? देखिए, बांग्लादेश में जाहिर है कि वहाँ पर जो कट्टरपंथी जो जिहादी मानसिकता रखने वाले, आतंक परस्त मानसिकता रखने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, वो सक्रिय हैं और उनको जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, वो एक तरीके का बढ़ावा देने का ही कार्य कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है, उनके समर्थकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई वहाँ की सरकार कर रही है। यहाँ तक कि अब अंतरिम सरकार ने तो एक पॉलिटिकल पार्टी के जैसे व्यवहार करते हुए अवामी लीग की पार्टी के सदस्यों को फासिस्ट कहना शुरू कर दिया है। और जाहिर है कि जो अवामी लीग एक रैली करना चाहती थी, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है रोक लगाने की पूरी कवायद की और पूरी साजिश रची। और अब जब राष्ट्रपति ट्रंप जो कि बांग्लादेश की आंतरिक स्थितियों को लेकर के उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, अन्य जो माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस के ऊपर जो एक अत्याचार हो रहा है, वो निंदनीय है। और जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा था कि यदि वो राष्ट्रपति होते तो इस तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में न होती। तो इस तरीके के जो बयान राष्ट्रपति ट्रंप से के माध्यम से जो आए, उससे जो बांग्लादेश के जो अवामी लीग के जो समर्थक हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो सभी इससे उत्साहित हैं और वो राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देना चाहते थे। और अब इस बधाई संदेश को देने के लिए और जाहिर है कि वो एक
जो लोकतांत्रिक किसी भी समाज में एक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होता है, जो एक फंडामेंटल राइट होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए लोग राष्ट्रपति ट्रंप को बधाइयां दे रहे थे। लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से इंतरिम सरकार ने क्रैक डाउन किया है, समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है, जाहिर है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और ये बांग्लादेश में लोकतंत्र के अंधकार में भविष्य को की तरफ संकेत करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत ने भी जाहिर है कि जो हिंदू कम्युनिटी पे जो हमले हो रहे हैं, उसका भारत की सरकार ने गहरा संज्ञान लिया है और इस संदर्भ में अपनी कड़ी आपत्ति भी व्यक्त की है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भी उनका जो प्रशासन है, उनकी जो टीम है, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जिस तरीके से इंतरिम सरकार ने ट्रंप समर्थकों पर कार्रवाई की है, उसका वो एक गहरा संज्ञान लेंगे और 20 जनवरी के बाद से जो राष्ट्रपति ट्रंप का जो शासनकाल शुरू होगा, उसमें बांग्लादेश के प्रति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नीति में बड़ा परिवर्तन निसंदेह आने जा रहा है। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके साथ जाहिर है कि जो यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन जो बांग्लादेश का है, उसके साथ उसके गहरे ताल्लुकात रहे हैं। और पहले भी अगर आप हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन के समय से अगर मोहम्मद यूनुस के संपर्कों को देखें, तो जाहिर है कि ये एक जो डेमोक्रेटिक पार्टी काफी क्लोज ये माने जाते थे। और अब जब ट्रंप आ गए हैं, तो जाहिर है कि ये अच्छी खबर यूनुस के लिए भी नहीं है और बेहतर यही होगा कि अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश की है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करे, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करे और कुछ ऐसी स्थितियों को न क्रिएट करे कि जिससे कि वहां पर स्थितियां बिगड़े। क्योंकि अब अमेरिका का उन्हें जो साथ अभी तक जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, अमेरिका का जो डीप स्टेट उसे जो है एक तरीके का समर्थन दे रहा था, वो समर्थन मिलने नहीं जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस को इस तरीके की कार्रवाइयों को करने से बचना चाहिए कि जिसमें कि बांग्लादेश में लोग यदि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कि एक लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति को जो है कांग्रेचुलेट करना, जाहिर है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ये कर रहे थे और इसके ऊपर क्रैकडाउन करना ये बिल्कुल अनुचित है, लोकतांत्रिक भावनाओं के खिलाफ है। और जाहिर है कि इस तरीके की स्थितियां यदि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस क्रिएट करेंगे, उनकी सरकार क्रिएट करेगी, तो उसका भी जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। और जाहिर है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक है, मैं ये कहूंगा। और बांग्लादेश, जैसे कि भारत की सरकार ने हमेशा इस बात को कहा है कि ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर वो कानून का राज स्थापित करे, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाकर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जब बन रही थी तो यही मैक्रो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि हमें भारत के रवैये से निराशा हुई है। तब एक अजब सी गर्मी थी, अजब सी तेजी थी मोहम्मद यूनुस की आवाज़ में। लेकिन जब उनके ही देश में हिंदुओं पर हमले होते हैं तो वो किसी कट्टरपंथी का चोला ओढ़ लेते हैं, खामोशी अख्तियार कर लेते हैं और वो पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं जिनमें उनका चेहरा तो सामने नहीं होता, लेकिन ज़मीन पर वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। राम श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। राम श्रीवास्तव जी, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद डीप स्टेट अमेरिका का जो अब तक एक खास आइलैंड को लेकर जिसके बारे में शेख हसीना ने साफ साफ जिक्र किया कि दबाव बना रहा था और न मानने के बाद ये हालत की गई, वो डीप स्टेट तो खामोश हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में ये कट्टरपंथ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनने की तैयारी में है? और अगर है तो क्या समय आ गया है कि भारत अपने चिकन नेक को, जिसको काटने की बात बांग्लादेश के कट्टरपंथी अक्सर करते रहे हैं, उसे और बड़ा करने की सोचे? हाँ, निश्चित रूप से ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उसकी अभी नौबत नहीं आई है। क्यों? कारण यह है बड़ा सीधा सीधा कि मोहम्मद यूनुस को हर हालत में अभी 90 डेज के भीतर भीतर चुनाव कराना चाहिए। अगर चुनाव नहीं होते हैं तो वहां पर आप ये मान कर चलिए कि गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि हसीना मैडम के भी वहां पर समर्थक मौजूद हैं और हिंदुओं का जो संगठन है वो भी अब काफी ताकतवर हो गया है। हालांकि छुटपुट इधर उधर जो घटनाएं हो रही हैं, जहाँ हिंदू थोड़े ज्यादा कम संख्या में है, वहां पर अराजक तत्व जो है पूरी तरह हावी है। और जो मोहम्मद यूनुस की सलाहकार समिति बनी है, उसमें वैसे तो 25 मेंबर थे, लेकिन 2 मेंबर और उन्होंने उन लोगों को जोड़ लिया है जिनका विरोध ढाका यूनिवर्सिटी के उनके छात्र संघ के नेता भी कर रहे हैं। दरअसल वो 10-12 साल से वहां पर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में पड़े हुए हैं, नाम मात्र के छात्र हैं, एक्चुअली सिर्फ राजनीति करते हैं। उनको पूरा समर्थन आईएसआई का है, पाकिस्तान द्वारा फंडेड है वो, और उन्होंने ही अराजक तत्वों को इकट्ठा करके और दूसरे लोगों का फायदा लेकर और बाइडेन साहब की
जो बांग्लादेश के प्रति नीति थी उसका दुरुपयोग करके उन्होंने एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री को वहां से भगा दिया है। और ये कैसे भगाया, क्यों भगाया, ये चिंता का विषय अवश्य है, लेकिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति किसी प्रजातांत्रिक देश में अगर हुई है तो वो ऐतिहासिक दुर्घटना ही कही जाएगी। और ऐतिहासिक दुर्घटना के कारण जिन्हें हसीना का त्याग पत्र अभी भी वहां के प्रेसिडेंट के पास नहीं पहुंचा है। आज की स्थिति ये है कि लड़के क्लासरूम में पहुंच जाते हैं और जो हिंदू टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे कहते हैं रेजिग्नेशन दो, भागो। और तो और सरकारी नौकरियों में जहां जहां हिंदू वर्ग के लोग हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी पोजीशंस पर नहीं है, उनसे भी त्यागपत्र लिखवाया जा रहा है। और पटवारी तक जो हिंदू वहां पर थे उनसे भी त्यागपत्र ले रहे हैं वो। और आज की स्थिति ये है, पुलिस जो है पूरी तरह से निकम्मी बनी हुई है और फौज के अफसरान जो है किस बात का इंतजार कर क्या रहे हैं। चिकन नेक कट सकता है सर? क्योंकि ये चिकन नेक का जो ऊपरी हिस्सा है, ये अक्सर बांग्लादेश कट्टरपंथी इसका इस्तेमाल करते हैं भारत में जहर उगलने के लिए या ऐसे लोगों को भेजने के लिए जो इस खास इलाके को उकसा सकें और इस खास इलाके को जला सकें। क्या भारत ऐसा कदम उठा सकता है? क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है। राम सर, देखिएगा, भारत की ये नीति नहीं है रही है कि जब तक कि वहां पर मुक्ति वाहिनी जैसी कोई सेना ना बन जाए और भारत उसको समर्थन नहीं देगा। मुझे ऐसा लग रहा है भारत इंतजार कर रहा है, पहली नजर रखे है। और जहां तक हो सकता है वहां संयुक्त राष्ट्र संघ का दखल तो अपेक्षा करना बेकार है कि वो तो एक निकम्मी संस्थान बनकर रह गई है, किसी तरह से कोई उसका प्रभाव नहीं है। अब पूरी उम्मीद जो है 20 जनवरी के बाद ट्रंप जब आ जाएंगे, क्योंकि वो जो है हिंदू पक्ष के हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा आई लव इंडिया, आई लव हिंदू, और हिंदू के बहुत बड़े फैन हैं। क्योंकि हिंदू धर्म की कभी भी कोई आस्था इस तरह की नहीं रही है कहीं जाकर आक्रमण करें, आतंक फैलाएं, हिंसा करें। और यही एक कारण है कि राजनीतिक हल निकालने की कोशिश की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि और बहुत सारे विकल्प है, जैसे एक विकल्प ये झारखंड में जो बिजली पैदा हो रही थी अडानी ग्रुप द्वारा, वो बिजली बांग्लादेश को दी जा रही थी। बांग्लादेश ने उसमें मोर देन $800 मिलियन का अभी तक पेमेंट नहीं किया है, इसलिए अडानी जी ने वहां पर उसकी सप्लाई 50% कम कर दी है। इससे बड़े हाय तो वहां मच गई है। वहां फैक्ट्रियां इस समय बंद हो रही हैं क्योंकि वहां बिजली सप्लाई नहीं मिल रही। ना केवल इतना, वहां पर रात के टाइम में अंधेरा भी रहने लगा है। अब वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि कृपया करके बिजली सप्लाई चालू कर दीजिएगा, लेकिन उनके पास फंड ही नहीं है। अभी रिजर्व फंड जो है वो धीरे धीरे लेकिन संजीव जी, राम जी की बात अगर मैं यहां पर देखूं, अडानी का बड़ा पैसा बांग्लादेश ने दबा रखा है जो कि वो दे नहीं रहा। सुविधाएं सब चाहिए, कटोरा फैलाना है, पैसा देना नहीं है, धमकी देनी है, घुड़कियां देनी है, माइनॉरिटी का कत्लेआम करवाना है, आंखें बंद रखनी है और चेहरे पर नोबेल प्राइज विनर का टैग लगाए रखना है। क्या अब सबक सिखाने का वक्त बांग्लादेश को आ गया है? क्या इसके अलावा और कोई उपाय नहीं? क्या पूरी बिजली काटना ही आखिरी हल है? देखिए, भारत की सरकार ने अब तक एक बहुत ही एक संयत और संतुलित तरीके से पूरे विषय को एड्रेस किया है। और ये कहा है कि बांग्लादेश की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर कानून का राज स्थापित करे, हिंदू माइनॉरिटीज पर हमले रोके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत की सरकार इस संदर्भ में जो है जो भी अपने एक्शंस लेगी उसमें धैर्य के साथ ही कार्य करेगी। और जहां तक जो इस तरीके की बिजली सप्लाई को रोकने की बात है तो इसके बारे में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। और कुछ इस तरीके के जो कदम जो कि बांग्लादेश के ऊपर, वहां की सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बनाया जाए कि वहां पर वो जल्द से जल्द इलेक्शंस कराएं और वहां पर कानून का जो शासन है वो स्थापित करें, कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करें। तो ये इस संदर्भ में मैं एक बात और भी इसमें राजीव जी कहना चाहूंगा कि चूंकि ट्रंप प्रशासन का जो रुख है वो इस पूरी स्थितियों को लेकर के बहुत ही सख्त होने जा रहा है। भारत की सरकार का रुख ऑलरेडी बहुत ही सख्त है और बहुत ही भारत ने इसके बारे में अपनी गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत को जाहिर है कि बांग्लादेश की स्थितियों के संदर्भ में एक गहरी मंत्रणा करनी चाहिए
और वहां पर जिस तरीके से जो वहां की सरकार है, जो तरीके का डिली डैलिंग कर रही है, वो इलेक्शंस को कराने के बारे में संभव है कि यदि उसके ऊपर दबाव न बने तो वो इलेक्शंस को लंबा टाल सकती है और मोहम्मद यूनुस की अपनी भी सत्ता में बने रहने की सत्ता लोलुपता वगैरह हो सकती है। तो इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से वो कट्टरपंथियों के दबाव में आके काम कर रहे हैं, उन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी मेजर्स लेने की आवश्यकता है, चाहे वो भारत की तरफ से हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से हो, कि वो बांग्लादेश की सरकार पर जो दबाव बना सके कि वहां की जो सरकार जल्द से जल्द जो है वहां इलेक्शन मुझे लगता है कि शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद से बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि बांग्लादेश जो तस्वीर कुछ दिनों पहले पेश कर चुका है वो किसकी शय पर पेश की थी उसके भी इशारे मिल रहे हैं, और उन्हें अब ये लगने लगा है कि शायद नई रिजीम में उन्हें ऐसा सपोर्ट अब नहीं मिलने वाला। लेकिन बड़ी खबर ये कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर बड़ी खबर